हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का पॉइंटर जो 2026 के करंट अफेयर्स का आया हुआ है, ये पूरा आपका वार्षिक संकलन है जो कि आपका 30 मई 2025 से लेकर के 15 जून 2026 तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करता है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ये पूरे पिछले साल भर के पूरे करंट अफेयर्स को आप यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जितना ज़्यादा हो सके वहाँ से आप इसका रिविजन कर लीजिए। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपका पहला कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई, तो लाल किले से की गई। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य क्या है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना। गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए फास्टिंग वार्षिक पास कितने टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है? तो लगभग 1150 टोल प्लाजा पर यह शुरू किया गया है। फास्टैग वार्षिक पास की लागत कितनी है? तो ये भी याद रखना है आपको कि फास्टैग वार्षिक पास की लागत कितनी है? 3075 रुपये की लागत है। फास्टैग वार्षिक पास की वैधता कितने समय तक की है? तो 1 वर्ष या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग। भारतीय रेलवे ने एशिया के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? तो इसको याद रखना है क्योंकि ये आपका स्टार पॉइंट है। भारतीय रेलवे ने एशिया के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? तो ये है रुद्रस्त का। रुद्रस्त मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। रुद्रस्त का ट्रायल रन किन दो स्थानों के बीच हुआ है? तो इन दोनों स्थानों का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, चंदौली, उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी स्पेशल वाली इनको याद रखिए कि गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो चंदौली में है। ये चंदौली यूपी में पड़ता है। गढ़वा रेलवे स्टेशन, गढ़वा, झारखंड। तो ये यहाँ तक का है कि रुद्रस्त का जो ट्रायल रन किन दो स्थानों के बीच हुआ है? तो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन जो कि चंदौली में यूपी में है, और वहाँ से लेकर के गढ़वा रेलवे स्टेशन जो कि गढ़वा, झारखंड तक का ट्रायल हुआ है इन दोनों स्थानों के बीच में। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश की पहली, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ पहली होती है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश की एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद। ठीक है, तो क्या है इसका? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद। वर्ष 2025 में भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी हो गई है? तो 891। पिछले एक दशक में एशियाई शेरों की आबादी में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यह है आपका 70.36%। तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका याद रखना है, आपका सियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश। तो तातो सेकेंड जल विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो सियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश। तातो परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो सियामी नदी पर। औषधि गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो श्रेष्ठ। कोपली नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो कोपली नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किस नदी से जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग या NW57। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। स्टार पॉइंट है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO को 3 दिवसीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो WHO की 3 दिवसीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये याद रखना है आपको। पारंपरिक औषधियों के लिए वैश्विक मानकों को मजबूत करना। सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये स्टार पॉइंट बना लीजिए। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सावलकोट परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर। देखिए ये आपके ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सावलकोट परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर। पूर्वोत्तर के वैज्ञानिकों और आदिवासी किसानों ने किस जानवर को राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल करने का आग्रह किया है? तो मिथुन को। वर्ष 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में दुनिया की कितनी प्रतिशत मिथुन आबादी है? तो लगभग 97.57%। क्या कह रहे भारत में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी है मिथुन की? तो लगभग 97.57%। भारत में सबसे अधिक मिथुन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। किसने क्षेत्रीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग या भाषणी के साथ साझेदारी की है? तो अटल नवाचार मिशन या नीति आयोग। समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये आपका भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को प्रतिस्थापित करेगा। कौन सा? समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया?
परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? तो 3.53 करोड़। मछली उत्पादन में भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? तो चीन के बाद। ठीक है, चीन के बाद। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? अगर राज्य की बात आ जाएगी तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा भारत में मछली का उत्पादन करता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? स्टार पॉइंट बना लीजिए, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए पैनलबद्ध सदस्य के रूप में नामित किया गया N.K. प्रेमचंद्रन को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए किसे पैनलबद्ध सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो N.K. प्रेमचंद्रन को। पैनलबद्ध सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 10। कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। पैनलबद्ध सदस्य कब सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में। अपना घर किस मंत्रालय की पहल है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की यह पहल है, अपना घर। इस पहल के तहत किनके लिए राजमार्गों पर विश्राम स्थल स्थापित किए गए हैं? तो ट्रक चालकों के लिए। किस जिले में नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर, राजस्थान। इस हड़प्पा स्थल का नाम क्या है? रताड़िया री डेरी। रताड़िया री डेरी, तो इसको याद रखिएगा। इस हड़प्पा स्थल का नाम क्या है? रताड़िया री डेरी। कहाँ पे है? तो जैसलमेर, राजस्थान। पिपराइवा अवशेषों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? तो 127 वर्षों के बाद पिपराइवा अवशेषों को भारत लाया गया है। 30 जुलाई 2025 की खबर है। पिपराइवा अवशेषों की खोज कब की गई थी? तो वर्ष 1898 में इसकी खोज की गई थी। इन अवशेषों की खोज कहाँ की गई थी? तो पिपराइवा स्तूप, उत्तर प्रदेश से। ये आपके यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह अवशेष किसके साथ संबंधित है? तो ये पवित्र रत्न का समूह है। ठीक है, ये जो अवशेष है, तो ये कह रहे किसके साथ संबंधित है? भगवान बुद्ध के साथ संबंधित है। ये अवशेष किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो ये जो अवशेष है ये आपका कपिल वस्तु से संबंधित है। हांगकांग को की किस नीलामी कंपनी द्वारा इन अवशेषों को वापस किया गया? तो यह सोथबीज। हांगकांग की किस नीलामी कंपनी द्वारा इन अवशेषों को वापस किया गया? तो वो है सोथबीज। इसको याद रखिएगा, नाम जरूर इस कंपनी का याद रखना है आपको। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षुओं के नामांकन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है? तो वो है झारखंड। वर्ष 2021 में शुरू की गई स्किल इम्पैक्ट ब्रांड का लक्ष्य वर्ष 2021 में शुरू की गई स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड का लक्ष्य 4 वर्षों के दौरान कितने लोगों को कौशल प्रदान करना है? तो वो है 50,000। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 60% होनी चाहिए। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं की आयु सीमा क्या है? तो 18 से 40 वर्ष। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की अनुमति लगभग कितनी है? तो 550 करोड़ से अधिक। भारत का पहला है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना को किस योजना के तहत शामिल किया गया है? कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना को किस योजना के तहत शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो याद रखना है, कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना को किस योजना के तहत शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इस परियोजना से बिहार के किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को। ठीक है, इस परियोजना से बिहार के किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है? तो इनके नाम क्या क्या हैं? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। इन सबको इससे क्या मिलेगा? इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस मिशन के तहत कितनी पांडुलिपियों को संरक्षित करने का लक्ष्य? तो 1 करोड़ से अधिक। ज्ञान भारतम मिशन को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सर्वाधिक समय तक निर्बाध कार्यकाल 4078 दिन वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी बने। सर्वाधिक समय तक इन्होंने क्या किया है? निर्बाध कार्यकाल, मतलब इन्होंने बिना किसी बाधा के पूरा इन्होंने कंटिन्यूटी को जारी रखा और इन्होंने कितना पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया? तो 4078 दिन।
वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। लगातार कार्यकाल के संदर्भ में उन्होंने किसको पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को छोड़ करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किस संस्थान ने प्राचीन बौद्ध स्तूपों के संकेतों की पहचान हेतु GPR सर्वेक्षण किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने। यह सर्वेक्षण कहाँ हुआ? तो यमुनानगर जिला हरियाणा में। ठीक है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किससे निपटने के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए। पिछले 5 वर्षों में भारत में बौद्धिक संपदा या IP फाइलिंग में कितनी वृद्धि हुई है? तो 44% की इसमें वृद्धि हुई है। किस बौद्धिक संपदा श्रेणी में सबसे अधिक 380% की वृद्धि देखी गई है? तो भौगोलिक संकेतक या GI टैक्स में। भारत में समुत्थानशीलता और समृद्ध शहरों की ओर या रिजिलियंस क्या है? टुवर्ड्स रिजिलियंस एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की जाती है। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में समुत्थानशीलता और समृद्ध शहरों की ओर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट किसके सहयोग से तैयार की है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय शहर कितने प्रतिशत नई नौकरियां उत्पन्न करेंगे? तो ये है आपका 70% के आसपास। भारत की शहरी आबादी का किस वर्ष तक लगभग 2 गुना मतलब 951 मिलियन हो जाने का अनुमान है? तो वर्ष 2050 तक। 2070 तक शहरी आबादी में कुल कितने नए घरों की आवश्यकता होगी? तो 144 मिलियन से अधिक घरों की आवश्यकता होगी। किस कारण भारतीय शहर बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं? तो पानी के अवशोषित करने की क्षमता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो किस कारण भारतीय शहर बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं? पानी को अवशोषित करने की कम होती क्षमता। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक समुत्थानशीलता और कम कार्बन वाले बुनियादी ढांचे और सेवाओं हेतु कितने निवेश की आवश्यकता होगी? तो 2.4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इसमें क्या होगी? आवश्यकता होगी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो 21 जुलाई 2025। वर्ष 1960 से 75 के मध्य पूर्व पाकिस्तान मतलब अब पूर्वी पाकिस्तान को अब क्या कहते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वर्ष 1960 से 75 के मध्य पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि का मालिकाना हक देने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है मुंबई। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है मुंबई में। IICT में किन क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए जाएंगे? तो VFX पोस्ट प्रोडक्शन, XR गेमिंग और एनिमेशन में। तो क्या कह रहा है कि IICT में किन क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए जाएंगे? तो क्या है? VFX पोस्ट प्रोडक्शन, XR गेमिंग और एनिमेशन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट प्रति माह। क्या कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट प्रति माह। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को जुलाई 2025 के आसपास। तो ये भी याद रखना है आपको। और अभी जो सारनाथ है तो उसको मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ये कौन सी भारतीय प्रविष्टि है? तो 44वीं। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो ये 12 किले इसमें शामिल हैं। ठीक है। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कब हासिल कर लिया था? तो इसमें देखो वर्ष 2025 में इसका लक्ष्य हासिल हो चुका था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने को मंजूरी दी गई? तो 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई। यह योजना किन जिलों में लागू की गई है? तो कम फसल उत्पादकता वाले जो जिले हैं वहां पर इनको लागू करने की योजना है। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इस सम्मेलन के दौरान मुंबई में किन केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो क्या कह रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान मुंबई में किस केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो बिम्स्टेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र। बिम्स्टेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र। अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पानीपत हरियाणा में।
विद्युत मंत्रालय की इस पहल का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा। अदिति का पूरा नाम क्या है? उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता करना। क्या है अदिति का पूरा नाम? उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता। इस योजना का फोकस या मुख्यतः किस क्षेत्र पर है? तो ये आपका MSME पे है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल वाले इसको याद रखना है कि 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश में। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो वाराणसी में संपन्न हुआ। क्या कह रहा है? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो वाराणसी में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है गुजरात। गुजरात के बाद भारत में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में किस राज्यों का स्थान है? तो देखो, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पहला है गुजरात का, दूसरा है उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब का है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस त्योहार को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो सार्वजनिक गणेशोत्सव को इसने क्या किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। पिछले एक दशक में भारत की स्थिति सौर क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये है आपका 4000% की इसमें वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में भारत की स्थापित जो सौर क्षमता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो 4000% की इसमें वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है? तो वो कौन सा है? पल्ली गांव। ये इसको याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बना है? तो पल्ली गांव। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि अर्थव्यवस्था में सौर पंपों के विस्तार से संबंधित है। कौन सी प्रधानमंत्री कुसुम योजना कृषि अर्थव्यवस्था में सौर पंपों के विस्तार से संबंधित है। किसकी 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर 125वीं जो जयंती थी उसकी स्मरण में क्या किया गया? स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है पूरा, आप इसका रिवीजन कर डालिए। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। यहाँ से आपके अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।